क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट आर.डी. शर्मा का एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 14 है। इफ AR इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ समेशन R वेरीज फ्रॉम 1 to n AR इज। हमको क्या करना है कि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है और उसके लिए हमें AR दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो हमको किसकी निकालनी है वैल्यू, समेशन R वेरीज फ्रॉम 1 to n AR। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अब देखो R जो है R वेरीज फ्रॉम 1 to n, इसका मीनिंग होता है कि R जो है वो 1 2 3 सो ऑन n है। ठीक है, R क्या है, मतलब R वेरीज फ्रॉम 1 to n का मतलब होता है R आपका 1 2 3 एंड सो ऑन n है। ठीक है, अच्छा, और समेशन मतलब ये, इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है सिग्मा या फिर समेशन, तो इसका मतलब होता है सम। मतलब आप R के जगह 1 यहाँ पे रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा A1 फिर प्लस, क्योंकि सिग्मा है, प्लस फिर R के जगह 2 रिप्लेस करो A2 फिर प्लस, और फिर R के जगह 3 रिप्लेस करो A3 प्लस सो ऑन, फिर लास्ट में जो n डालना है वो डाल दो AN। तो इस अगर हम इसको ओपन करें तो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, अब A1, अब देखो A1 आपने कैसे लाया था, R के जगह 1 रख के रिप्लेस करके लाया था, तो आप देख लो ना AR A1 मतलब R क्या है 1 है यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ R है वहाँ वहाँ 1 रिप्लेस कर दो आप, तो 1 2 एंड यहाँ पे तो R कहीं पर है नहीं तो हमें 1 कहाँ पे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे R है यहाँ पे 1 रिप्लेस कर दो, यहाँ पे जहाँ पे R है वहीं पर आपको रिप्लेस करना। आप ऐसा मत कर देना कि n के जगह 1 रिप्लेस कर देना, ठीक है, गलत हो जाएगा। आपको R के जगह 1 रिप्लेस करना है बस। ठीक है, यहाँ पे R है यहाँ पे 1 रिप्लेस कर दो, 2 की पावर 1 n स्क्वायर 2 की पावर n प्लस 1 प्लस, फिर आप देखो आपको A2 की वैल्यू चाहिए, मतलब R के जगह आप 2 रिप्लेस करो, तो 2 रिप्लेस करो 1 2 2 की पावर 2 2 n स्क्वायर n प्लस 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब आप R की जगह 3 रिप्लेस करो, R की जगह 3 रिप्लेस करो 1 3 2 की पावर 3, और बाकी तो R है नहीं तो इसमें एज इट इज लिख दो। अब देखो इसमें भी R प्रेजेंट नहीं है तो इसको भी एज इट इज लिख दो, n प्लस 1 अपॉन 2 2 की पावर n प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस an। आप कंपेयर करो, R के जगह आपको क्या रिप्लेस करना है, n रिप्लेस करना है, तो आप यहाँ जहाँ जहाँ R है वहाँ वहाँ n रिप्लेस कर दो। यहाँ इसी वाले रो में R है तो यहाँ पे n रिप्लेस कर दो, ये 1, यहाँ पे R है n और वहाँ पे भी R है तो 2 की पावर n 2 n स्क्वायर n प्लस 1 अपॉन 2 2 की पावर n प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब हम क्या करेंगे ना कि ये इतने सारे डिटर्मिनेंट है, अब हम इतने वेले तो है नहीं कि इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे और फिर सॉल्व करते जाएंगे, ऐसा तो हम करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, इस पूरे डिटर्मिनेंट को एक डिटर्मिनेंट में लिखना चाहेंगे। हम क्या करने चाह रहे हैं कि इस पूरे डिटर्मिनेंट को एक डिटर्मिनेंट में अगर लिख दे तो थोड़ा सॉल्व करना आसान हो जाए। तो हम कैसे लिखेंगे एक डिटर्मिनेंट में इसको, तो अब देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी डिटर्मिनेंट की कि अगर a प्लस बी रहे c प्लस डी रहे e प्लस 1 बोल देते हैं और यहाँ पे f प्लस 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं ना कि अब देखो हम ना इस वाले कॉलम को 2 कॉलम में ब्रेक कर सकते हैं। आप पहले ऐसा समझो, हटा दो ये वाला, हम ना इस वाले कॉलम को 2 कॉलम में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इस वाले कॉलम को 2 कॉलम में ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चला कि हम इस कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा कभी बने ना एलिमेंट फिर बीच में प्लस और फिर यहाँ पे एलिमेंट या फिर माइनस हो, एक ही बात होता है, प्लस माइनस में क्या ही अंतर है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो अगर ऐसा बने एलिमेंट प्लस और फिर एलिमेंट, तो हम ना उस वाले कॉलम या रो को ब्रेक कर सकते हैं।
2 रो या 2 कॉलम में, ठीक है। जो रहे, हम अभी सपोज करके चले, चलिए कॉलम है, तो अगर ऐसा रहे, कैसा रहे कि एलिमेंट प्लस एलिमेंट, आप देखो इस वाले कॉलम में एलिमेंट प्लस है एलिमेंट, यहाँ पे भी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक एलिमेंट, मतलब उस वाले कॉलम में एक ही जगह हो, उस पूरे कॉलम में ऐसा बनना चाहिए। तो हम ना उस वाले कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी बोलते हैं कि हम ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी ऐसे नहीं बोलती कि हम कॉलम को ब्रेक कर सकते, ये बोलती है कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को सब में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या बोलता है ये प्रॉपर्टी कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को सब में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे हम सब में एक्सप्रेस करते हैं, आप देखो, हम इस डिटर्मिनेंट को सब में एक्सप्रेस करना चाहते, हमने 2 डिटर्मिनेंट लगा और बीच में प्लस लिखा दिया। अब हम कैसे करेंगे, अब देखो हम इस वाले कॉलम को तो ब्रेक ही नहीं कर सकते। हम इस वाले कॉलम को ब्रेक क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट प्लस और एलिमेंट नहीं बन रहा, मतलब कुछ इस फॉर्म का बन ही नहीं रहा है। आप देखो सिंगल है, ब्रेक नहीं कर पाएंगे, मतलब कर पाएंगे अगर आप इसको e/2 जबरदस्ती लिख देंगे तो ब्रेक कर ही पाएंगे, लेकिन हम जबरदस्ती यहाँ पे कोई भी काम नहीं करने वाले अभी, ठीक है। तो हम ना इसको एज इट इज लिखेंगे, EF एज इट इज आएगा दोनों में, ठीक है। कैसे ब्रेक करते मैं आपको वो बता रहा हूँ, EF दोनों में एज इट इज आएगा, और फिर यहाँ पर आएगा AC, प्लस के इस साइड वो यहाँ पर आएगा, और प्लस के उधर वाले साइड प्लस B है और यहाँ पे प्लस D, वो यहाँ पर आएगा B और D, ठीक है। आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो आप, ये एक डिटर्मिनेंट था, इसको हमने 2 में बदल दिया। अगर ये 2 डिटर्मिनेंट रहता तो हम इसको 1 में भी तो लिख सकते थे। आप ऐसा सोचो कि हमने एक डिटर्मिनेंट को 2 में ब्रेक कर दिया, तो अगर 2 डिटर्मिनेंट है तो हम इसको 1 में लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं कि जो कॉलम सेम है, आप देखो EF वाला कॉलम सेम है, वो तो एज इट इज आएगा, और जो कॉलम अलग है, जैसे ये हम यहाँ पे मतलब कॉलम की बात करके चल रहे हैं, आप इसको सेम आप रो में भी कंसिडर कर सकते हो कि अगर रो सेम है, मतलब जो मैं आपको कॉलम के लिए बता रहा हूँ वही काम एकदम सेम आप रो में कर सकते हो। फिलहाल हम कॉलम पे बात करते हैं, हम कंफ्यूज नहीं करते हैं ज़्यादा। अब देखो ये कॉलम है ना, ये कॉलम सेम है, सॉरी ये वाला कॉलम सेम था और ये कॉलम डिफर कर रहा है, और बीच में है प्लस, आप प्लस कर दो A + B C + D। याद रहे कि हम एक वक्त में सिर्फ एक ही कॉलम के साथ ऐसा कर सकते हैं, या फिर सिर्फ एक ही रो के साथ कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर यहाँ पर जैसे अगर कुछ ऐसा बन जाए ACBD प्लस मतलब EFGH, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि A + E C + F और B + G D + H, ऐसा आप नहीं कर सकते, ये गलत है। आपका एक कॉलम सेम होना चाहिए और फिर आप एक कॉलम को ऐड कर रहे हो, मतलब सिर्फ एक वक्त में सिर्फ एक कॉलम पर ही ऐसा ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी कॉलम आपको एज इट इज रहना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे जो है ना वो रो में, आप देखो ये 2 रो जो है वो क्या है, सेम है, एज इट इज है हर के डिटर्मिनेंट में। आप देख लो, चेक कर लो, ये 2 रो जो है ना वो n तक, जहां तक आप गए हो सब का ये 2 रो सेम है। तो आप ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हो। आप इन दोनों को सेम, ये दोनों रो तो सबका सेम है ना, तो ये दोनों रो को एज इट इज लिख दो, ठीक है। आप ये सिर्फ एक रो या फिर एक कॉलम के साथ ही कर सकते हो, आप हर रो के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी सारा सेम होना चाहिए। आप जैसे देख रहे थे ना, ये प्लस में था, लेकिन आप देखो ये दोनों कॉलम सेम है, ये दोनों कॉलम सेम था, ठीक है। आप सिर्फ एक ही कॉलम को एट अ टाइम ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा समझो, एट अ टाइम आप सिर्फ एक कॉलम या फिर एक रो को ही ऐड कर सकते हो, बाकी सेम होना चाहिए उन सारे डिटर्मिनेंट में, तभी ना ऐड करोगे। आप जैसे यहाँ पे तो डिफरेंट हो गया ना, तो आप कैसे ऐड करोगे, आप A+ लिख दोगे तो फिर सेकेंड वाले में आप क्या लिखोगे। अगर आप ऐसा समझो कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ रहा A + C B + D प्लस E + F G + H, चलो मान लिया आपने ऐड कर दिया, ऐसा कर दिया A + E C + F, चलिए ठीक है। हमने इतना आपको याद रहा कि चलिए हम एक कॉलम को तो ऐड कर सकते, लेकिन फिर आप यहाँ पे कौन सा लिखोगे,
ये भी तो सोचने वाली बात है, ये वाला लिखोगे कि ये वाला लिखोगे। तो अगर सेम होता तो हम एकदम लिख देते, जैसे यहाँ पे सेम था तो लिख दिया, ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। ये वाला प्रॉपर्टी नहीं कहती कि किसी भी डिटर्मिनेंट को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब ऐड करो, आप देखो 1 + 1 + 1 + 1, तो यहाँ पे आएगा 1 + 1 + 1 सो ऑन +1। याद रहे हम इस वाले रो को ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें ऐड किया। अब देखो फिर 1 + 2 + 3 + सो ऑन n तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 एंड सो ऑन 2 की पावर n, ठीक है। ये हो गया कुछ। अब देखो ये n, अब मैं बोलूँ ये कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आप बोलोगे ये n है, क्यों? अब देखो ना 1 से लेके n तक गए हो ना, तो टोटल ये 1 कितने है, n है। आप खुद देख सकते हो, आप 1 से लेके n गए हो, तो आप ऐसा कभी मत करना कि हाँ आप 1 से n तक गए हो तो n-1 नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, इसको इससे माइनस कर, नहीं वो गलत हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ से n टर्म्स है, n-1 टर्म्स नहीं है, ठीक है। तो ये n टर्म्स है मतलब, और आप इसको n टाइम्स भी बोल सकते हो कि n टाइम्स है, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट आओ, अब देखो 1 + 1 + 1 सो ऑन +1, ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, ठीक है। अगर ये 3 टाइम्स हो 1 + 1 + 1, अगर 3 टाइम्स हो, इसका आंसर क्या आता है, 3 आता है। अच्छा ठीक है। अच्छा अगर ये 1 + 1 + 1 + 1 सो ऑन 1 रहे, ये 10 टाइम्स रहे, तो क्या हो जाएंगे 1 2 3, 10 आंसर आ जाएगा इसी तरह से। अब देखो अगर ये n टाइम्स है, अब देखो 10 था तो 10 आया, 3 टाइम्स था तो 3 आया, n टाइम्स है तो n आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू n आ गई, ठीक है। ठीक है, अब इसको देखो 1 + 2 + 3 + सो ऑन +n। अब देखो ये सीक्वेंस किसमें है, तो आप इसको इससे माइनस करो, 2 - 1 1, इसको इससे माइनस करो 3 - 2 1। अब देखो इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो अगर जब डिफरेंस सेम आए तो वो सीक्वेंस किस में होता है, एपी में होता है। और एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का सम का फॉर्मूला होता है n/2 a + l। हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है ना, इसलिए हमने ये वाला लगा लिया, n/2 a + l। a होता है फर्स्ट टर्म, a है फर्स्ट टर्म है 1, और l होता है लास्ट टर्म है n, तो हो जाएगा n + 1 अपॉन में 2, ये हो गया n + 1 अपॉन में 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका निकालो, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4 सो ऑन +2 की पावर n। अब बताओ ये सीक्वेंस किस में है। अब देखो, अब अगर आपको बहुत दिक्कत हो रहा है ना सीक्वेंस पहचानने में, आप कुछ मत करो, आप शुरू से चालू करो। पहला क्या एपी में चेक करो, तो एपी में क्या होता है, इसको इससे माइनस करते हैं और डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो देखो 2 की पावर 2 - 2 करा, यहाँ से 2 कॉमन करा, 2 - 1 2 - 1 क्या हो जाएगा, अब देखो ना 2 - 1 2 हो जाएगा। अब देखो ना 2 2 - 1 1 और इंटू 2 2 हो गया। फिर नेक्स्ट इसको इससे माइनस करो, 2 की पावर 3 - 2 2 कॉमन, 2 की पावर 2 - 1 2 की पावर 2 4 4 - 1, देखो ये बना 3 3 इंटू 2 6। अब देखो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पर 2 आया यहाँ पर 6 आया, तो डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा है, मतलब ये जो सीक्वेंस है वो एपी में नहीं। अब आप चेक करो क्या जीपी में है, ऐसे कर लो ना, जीपी में क्या होता है, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, 2 की पावर 2 अपॉन में 2 करो, क्या आ रहा है 2 आ जा रहा है। तो अगर इसको इससे डिवाइड करा आपने 2 आया, इसको इससे डिवाइड करो 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2, ये 1 दैट इज 2 2। अब देखो डिवाइड करा तो रेशियो सेम आ रहा है,
अब देखो डिफरेंस सेम आए तो एपी में, रेशियो सेम आए तो जीपी में। तो जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी में सम का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, यही होता है सम का फॉर्मूला। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या है? ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म है 2। आर होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2, तो वो 2 आ गया, तो यहाँ पे लिख दो 2। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? एन ही है, आप 1 से गए एन तक तो एन ही है नंबर ऑफ टर्म्स, तो 2 की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर है 2, तो 2 माइनस 1, तो ये एस एन 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर एन माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाने वाला है, तो यही बचेगा। फिर एस एन क्या होगा? एस एन हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 की पावर एन माइनस 2 इंटू 1 2, ये हो जाएगा 2। अब देखो व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, 2 की पावर n है और यहाँ पे 1 है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये n प्लस 1 हो जाएगा और माइनस में 2, तो यहाँ पे बनेगा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस में 2। ठीक है, अब आप देखो, अब आप क्या सोच रहे हो कि हम डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करेंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो बिल्कुल करेंगे, और अगर नहीं हो सकता तो फिर एक्सपेंड करेंगे ही करेंगे हम। ठीक है, फिलहाल हम कोशिश करते हैं कि सिंप्लीफाई कर ले। तो यहाँ पे कॉमन तो कुछ भी नहीं दिख रहा है कुछ खास। ठीक है, n कॉमन दिख रहा है ऐसे, लेकिन हम n नहीं कॉमन करते, हम 2 0 बनाने की कोशिश करते हैं। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 2 0 बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो 2 0 हम आसानी से बना सकते हैं अगर हम इसको इससे माइनस कर दें। अब देखो n माइनस एन 0, ये पूरा क्वांटिटी और ये क्वांटिटी पूरा सेम है, माइनस करोगे 0 हो जाएगा, तो 2 0 बन गया ना, तो उसके बाद एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो आप अप्लाई कर दो, अप्लाइंग। अब देखो ये है R1 और ये है R3, मैंने क्या कहा, इसको इससे माइनस करो, मतलब R3 को R1 से माइनस कर लो। तो R3 को R1 से माइनस करोगे तो क्या बनेगा? n n प्लस 1 अपॉन में 2, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2। अब देखो इस वाला ये रो को तो ऐसे चीज लिखो, 2n स्क्वायर, यहाँ पे हो गया। अब देखो R3 माइनस R1, इसको इससे माइनस करो n। अब देखो ये क्या बोलता है ना, R3 माइनस R1, ये रहा R3 आपका, ये है R3, R3 का फर्स्ट एलिमेंट लो n, फिर माइनस लगाओ, इसके करस्पॉन्डिंग R1 में क्या n है, तो ये गया n माइनस 1 दैट इज 0, तो ये गया 0। फिर नेक्स्ट R3 का एलिमेंट है n प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो R1 में है दैट इज n प्लस 1 अपॉन में 2। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट R3 का एलिमेंट है 2 की पावर n प्लस 1, बीच में माइनस 2 और फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो है R1 में 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2। अब देखो ये हो गया 2 की पावर n प्लस 1, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 की पावर n प्लस 1, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और ये टर्म कैंसिल हो गया, पीछे 2 बच गया, तो डेट इज 2 बचा। ठीक है, अब आप यहाँ से एक्सपैंड कर दो। अब देखो आप इन्हें इस वाले रो में क्या कह रहा है, 2 0 बना लिया, अब आप एक्सपैंड करो। एक्सपैंड बाय R3। अब देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपका A33 है, इन दोनों का सम करो, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। 6 क्या है, इवन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और फिर अल्टरनेटिव लिख लो, कोई फायदा नहीं है, अब 0 ही है तो 0 ही हो जाने वाला, लेकिन फिर भी लिख लो प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस प्लस, और अगर हमको इधर जाना होगा तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ यही एलिमेंट लेना है कि हम ये दो तो लेंगे नहीं, क्योंकि 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होगा, तो हम ले लो प्लस टू ले लिया। ठीक है, प्लस 2 लिया ना, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो,
और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो ये बचा है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, n इंटू एन एन स्क्वायर, बीच में माइनस, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2, ये हो गया एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, ठीक है, 2 एन स्क्वायर, आप अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस एन इंटू एन माइनस एन स्क्वायर, और माइनस एन इंटू 1 माइनस एन। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, इस माइनस एन को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस 2n हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो माइनस 2n होगा। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। आप देख लो एक बार, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ a ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इज नेगेटिव देन डिटर्मिनेंट इज। हमको बताना है इस डिटर्मिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसके इक्वल होगा, नेगेटिव होगा कि 0 होगा। अब देखो हम ना इस पर बाद में बात करते हैं, पहले ना अब देखो हम इसका यूज करेंगे, पहले हम लेकिन डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। ए बी ए एक्स प्लस बी सी बी एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी और 0, ठीक है। हम पहला क्या काम करते हैं, अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं, कॉमन तो कुछ भी नहीं है। दूसरा 2 0 बनाते हैं, किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 0 बनाते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे 2 0 कैसे बनाएंगे आप सोचो, तो बिल्कुल हम बना सकते हैं। आप देखो आराम से देखो, आप चाहो ना तो इसको सम में भी ब्रेक कर सकते हो, लेकिन हम सम में ब्रेक नहीं करना चाह रहे। अब देखो यहाँ पे है ए एक्स बी एक्स, क्या है ए एक्स बी एक्स, अब देखो यहाँ पे ए एक्स बी एक्स, ठीक है। तो अगर आप इसको x से मल्टीप्लाई करो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप इसको x से मल्टीप्लाई करो, इस वाले कॉलम को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आएगा ax, यहाँ पर आएगा bx, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा ax, यहाँ पे आएगा bx, इसको माइनस करोगे तो ax bx कैंसिल, और इस वाले कॉलम को यहाँ पे माइनस करोगे b और c कैंसिल, फाइनली यहाँ पे 2 0 बन जाएगा। अब देखो मैं करके बताता हूँ, फिलहाल मैंने रफली बताया, अब हम अप्लाई करते हैं। हम अब देखो हम अब क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं, अप्लाई करेंगे C3 में, इस वाले कॉलम में क्या रहेंगे C3 माइनस एक्स C1 माइनस C2। अब हम यहाँ पर ये चीज़ करेंगे ना तो ये 2 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो कैसे कन्वर्ट होगा, अभी हम करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर आइडिया लगा होगा तो ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं लगा तो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना तो आपको क्लियर, ठीक है। बस हम आराम से देखो, अगर देखो ये चीज़ हम कर रहे हैं, तो अब देखो हम ऑपरेशन किस में कर रहे हैं, C3 में कर रहे हैं ना, मतलब C1 और C2 तो एज इट इज जाएगा, क्योंकि C3 में चेंज कर रहे हो तो C1 और C2 एज इट इज। तो C1 और C2 को आप एज इट इज लिखो, ए बी ए एक्स प्लस बी सी बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ये बोलता है C3 में होगा क्या होगा, तो कुछ ऐसा होने वाला है। अब देखो ये है C3 का फर्स्ट एलिमेंट को आप पकड़ो, दैट इज ए एक्स प्लस बी, पकड़ा, फिर माइनस एक्स C1 इसके करस्पॉन्डिंग जो C1 में है वो A है, तो यहाँ पे लिखो A, फिर माइनस C2 में है इसके करस्पॉन्डिंग B। अब देखो ये हो गया AX, अब देखो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस AX। अब देखो फाइनली ये भी कैंसिल हो गया, 0 बन गया, तो इसलिए हमने ये ऑपरेशन करा था। इसी तरह से आप यहाँ पे करो, देखो अभी करके फिर से 0 बनेगा, BX प्लस सी, नेक्स्ट C3 का एलिमेंट है BX प्लस सी माइनस एक्स C1, आप देखो x इसके करस्पॉन्डिंग जो C1 में है क्या है B, फिर माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो C2 में है C, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, BX माइनस BX, ये भी हो गया 0, तो यहाँ पे लिख दो 0। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आओ, नेक्स्ट है 0 माइनस एक्स C1, इसके करस्पॉन्डिंग C1 में है AX प्लस B माइनस इसके
C2 मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग में जो C2 में है दैट इज bx प्लस सी। आप अंदर मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करा है ना, तो माइनस ए एक्स स्क्वायर, और इसको करोगे तो ये हो जाएगा माइनस बी एक्स। ठीक है, यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस बी एक्स माइनस सी। ठीक है, अब देखो ये हो गया माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 2bx माइनस सी। ठीक है, यहाँ से आप माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ये पूरा यहाँ पे आप ला के लिख दो माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। ठीक है, अब क्या करो, अब देखो इस वाले कॉलम में 2 0 है ना, कौन से कॉलम में, तो C3 में, तो एक्सपैंड बाय C3। तो आप क्या करो, इस C3 वाले से एक्सपैंड कर दो, इस कॉलम से आप एक्सपैंड करो। अब आप देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपका A33 है, ये वाला एलिमेंट आपका A33 है। इन दोनों का सम करो, 3 + 3 6 हो जाएगा। 6 क्या है, इवन है तो प्लस, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। अब देखो हम इस वाले कॉलम से एक्सपेंड कर रहे थे। ठीक है, फिर हम, और ये 2 0 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ये 0 है, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, इसलिए हम उसको तो लेंगे नहीं। तो अब ये पूरा एलिमेंट क्या होगा, ये पूरा एलिमेंट प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, और फिर जो बच, आप देखो ये लिया है ना आपने, ये लिया है तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को हट डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो ये बचा इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, a इंटू सी, ए सी बीच में माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट b इंटू बी, बी स्क्वायर। इस माइनस को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस से, ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस आएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, अब देखो ये जो डिटर्मिनेंट है इसके इक्वल तो नहीं आया, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल भी नहीं आया तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमको अब इसका यूज करना ही पड़ेगा, इसकी यूज हमें करनी पड़ेगी, तो करते हैं। क्या बोल रहा है कि a ग्रेटर देन 0 है, बोल रहा है a ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी का डिस्क्रिमिनांट, आप देखो ध्यान से पढ़ो, डिस्क्रिमिनांट ऑफ दिस इज नेगेटिव, मतलब इसका डिस्क्रिमिनांट हम बोल देते हैं डी, वो 0 से छोटा है। ये पूरा क्वांटिटी 0 से छोटा नहीं है। आप देखो ऐसा मत समझ लेना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज नेगेटिव, नहीं, डिस्क्रिमिनांट ऑफ दिस मतलब इसका डिस्क्रिमिनांट जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब क्या, 0 से छोटा नंबर, नेगेटिव तो वही होता है ना जो 0 से छोटा होता है, तो वही हमने बोला इसका जो डी है वो लेस देन 0 है। ठीक है, डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कंपेयर करो, ए तो ए है, बी की जगह 2b है और सी तो सी ही है, तो डी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप देखो कंपेयर करो, b की जगह तो 2b है तो यहाँ पे 2b डालो, 2b का स्क्वायर माइनस 4ac, ए क्या है, ए है माइनस 4ac, ए है और सी है, सी है लेस देन 0। ये हो गया 4b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यहाँ से 4 कॉमन, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, b स्क्वायर माइनस यहाँ से ac, b स्क्वायर माइनस ac लेस देन 0। ठीक है, अब देखो ये क्वांटिटी नेगेटिव है, ये क्वांटिटी नेगेटिव है। ठीक है, तो हमने नेगेटिव लिख दिया, ये पूरा क्वांटिटी नेगेटिव है। लेकिन ये क्या है, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये कैसे पता करेंगे। आप देखो अगर a ग्रेटर देन 0 हो, जैसे अगर कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, कोई एक इक्वेशन ही है और इसका ए ग्रेटर देन 0 है एंड इसका जो डी है वो लेस देन 0 है, तो ये इम्प्लाई करता है कि ये जो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब फिर से सुनो, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर इसका ए ग्रेटर देन 0 है एंड डी लेस देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है, डी लेस देन 0 है, तो ये इंप्लाई करता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये ग्रेटर देन 0 है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पर अब देखो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ए ग्रेटर देन 0 है एंड डी लेस देन 0 है, फर्स्ट केस होता है अगर ए ग्रेटर देन 0 है डी लेस देन 0 है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये ग्रेटर देन 0 होता है। और दूसरा, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो कोई भी कहते हैं, आप याद रखो, अभी याद कर लो कि अगर ए ग्रेटर देन 0 है एंड डी लेस देन 0 है तो कुछ ऐसा होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ग्रेटर देन 0 होता है। अगर ए लेस देन 0 होता है एंड डी लेस देन 0 होता है तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये भी लेस देन 0 होता है। ठीक है, बेसिकली ये सिर्फ ए पर डिपेंड करता है, अगर डी लेस देन 0 है ना तो ये सिर्फ ए पर डिपेंड करेगा कि अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो ये पूरा ग्रेटर देन 0, अगर ये ए लेस देन 0 है तो ये पूरा लेस देन 0, लेकिन तब तक जब तक डी लेस देन 0 है। आपने गौर करा होगा ना, तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट इमेजिनरी है मतलब डी लेस देन 0 है वो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है वो वाला इक्वेशन, लेकिन तब तक जब तक ए ग्रेटर देन 0 है, जब ए लेस देन 0 हो जाएगा तो वो भी क्वांटिटी पूरा लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ये इस वाले हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b x प्लस सी। अब देखो इसका ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है और डी लेस देन 0 है। अब देखो ना, बोला है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इज नेगेटिव, तो मतलब इसका ये वाला जो है ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0 है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा इस प्रॉपर्टी से। अब देखो ए ग्रेटर देन, अगर डी लेस देन 0 अगर और ए ग्रेटर देन 0 है तो फाइनली ये जो पूरा क्वांटिटी होगा ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अब देखो ये हो गया पॉजिटिव, ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, क्यों होगा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, फाइनली हमें साइन ही अब देखना है, अब हमें डेल्टा की वैल्यू नहीं देखनी, डेल्टा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये दो ऑप्शन कैंसिल हो चुका है, तो बेसिकली हमको डेल्टा का साइन देखना है। तो अब देखो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव होता है, ऑब्वियस सी बात है ना। आप देखो 2 इंटू -3 -6 होता है, अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो उसका वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव ही आता है ना। अगर एक पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो दैट इज नेगेटिव। अब देखो 3 इंटू -1 -3, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसका वैल्यू नेगेटिव, तो ये डेल्टा जो होगा वो नेगेटिव आएगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको पहले डेल्टा के इक्वल ले लो, डेल्टा इक्वल टू 5 स्क्वायर 5 का क्यूब 5 की पावर 5 5 की पावर 3 5 की पावर 4 5 की पावर 5 5 की पावर 4 5 की पावर 5 5 की पावर 6। ठीक है, अब देखो इसमें पहले जो कॉमन है वो कॉमन कर लो। अब देखो इस वाले कॉलम में 5 का स्क्वायर कॉमन है, इस वाले कॉलम में 5 की पावर 3 कॉमन है, इस वाले कॉलम में 5 की पावर 4 कॉमन है, तो आप कॉमन करो। टेकिंग कॉमन 5 का पावर 2 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4 फ्रॉम C1 C2 and C3 from C1 C2 and C3 respectively। ठीक है, तो डेल्टा विच इज इक्वल टू
5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, और यहाँ पे 1। अब देखो यहाँ पे 5 के पावर 2 जा चुका है, तो पीछे क्या बचेगा? अब देखो 5 के पावर 3 था, 5 के, इसको आप लिख सकते हो ना 5 के पावर 2 + 1, आप इसको ब्रेक कर लो, 5 के पावर 2, 5 के पावर 1। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना, ए की पावर m + n को हम कैसा ब्रेक कर सकते हैं? ए की पावर m, ए की पावर n, तो हमने 3 को 2 + 1 लिखा, फिर यहाँ पे हमने इसको 5 के पावर 2 और 5 के पावर 1 लिख सकते हैं ऐसे, और फिर 5 के पावर 2 तो चला गया, तो 5 के पावर 1 बच जाएगा, दैट इज 5। यहाँ पे 5 के पावर 2 बच जाएगा, यहाँ पे 5 के पावर 3 कॉमन कर रहे हैं इस वाले कॉलम से, तो 5 के पावर 3 चला गया, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, पावर 2 बचेगा। यहाँ पे इस वाले कॉलम से 5 के पावर 4 कॉमन करा है, तो 1 चला गया, मतलब 5 के पावर 4 चला गया, पीछे 1 रह जाएगा। अब देखो इसमें 5 के पावर 4 कॉमन हुआ, तो 5 के पावर 1 रहेगा, और इस वाले में क्या है? 5 के पावर 6 कॉमन, सॉरी 5 के पावर 4 कॉमन हुआ है, तो 5 के पावर 2 रह जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा, अब देखो इन व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 2 + 3 6, सॉरी 2 + 3 5, 5 + 4 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप इस वाले कॉलम से एक और 5 कॉमन कर लो, तो यहाँ पे लिख दो आप टेकिंग कॉमन 5 फ्रॉम, ये कौन सा R2 है, तो R2 से कॉमन कर लो, तो पीछे क्या बचेगा? 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 2, 5 के पावर 2। अब आप बताओ, अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ भी बचा है? नहीं, कुछ भी नहीं बचा, ये हो जाएगा 5 की पावर 10, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, 9 + 1 10। अब देखो ये डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो और सेकेंड रो सेम हो गया, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। सेंस क्यों? क्योंकि R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा = 0, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, ठीक है। तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, क्या बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो बताओ कि वैल्यू क्या होने वाली है हमारे पास। अब देखो सीधे एक्सपैंड मत करो, या फिर आप चाहो तो सीधे एक्सपैंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम सीधे एक्सपैंड करते हैं। हमको इस डिटर्मिनेंट इनटू दिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी, तो आप यहाँ पे एक्सपैंड करो, तो इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट log 512 to the base 3 into log 9 to the base 4, ठीक है। फिर बीच में माइनस, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट log 8 to the base 3 into log 4 to the base 3, ठीक है। फिर ये इनटू, इसको एक्सपैंड करोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट log 3 to the base 2 into log 4 to the base 3, यहाँ पे 4 3 है, ठीक है, 4 3, ठीक है। ये हो जाएगा बीच में, और इन दोनों का प्रोडक्ट log 4 to the base 3 log 3 to the base 8, ठीक है। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी क्या बोलती है? आपने ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि log a to the base b रहे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log a अपॉन में log b, और दोनों का बेस सेम कर दो, जैसे यहाँ पे अगर हम ई कर दे तो ई कर देते, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर log a to the base b रहे तो हम इसको लिख सकते हैं log a अपॉन log b। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई ना, आप याद कर लो, अभी याद रख लो, ठीक है, कि log a to the base b होता है log a अपॉन log b। तो आप हर जगह यही करो, यहाँ पे भी यही करो, तो यहाँ पे करोगे तो log 512
अपॉन में log 3 इंटू ये हो जाएगा log 9 अपॉन में log 4 माइनस इसको करोगे तो हो जाएगा log 8 अपॉन में log 3 इंटू log 3 अपॉन में log 4 फिर इंटू इसमें भी लगाओ। हम क्या लिख सकते हैं log a टू द बेस b को लिख सकते हैं log a अपॉन log b। तो यहाँ पे हो जाएगा log 3 अपॉन में log 2 इंटू log 4 अपॉन में log 3 माइनस इसको लिख सकते हैं log 4 अपॉन में log 3 इंटू log 3 और अपॉन में log 8। ठीक है, अब देखो ये log 3 और ये log 3 कैंसिल हो जाएगा, ये log 3 ये log 3 कैंसिल, ये log 3 ये log 3 कैंसिल। अब देखो 512 क्या होता है 2 की पावर 9 होता है। क्या होता है 2 की पावर 9 होता है। तो log 512 को आप क्या लिख सकते हो log 2 की पावर 9। हमने 512 को लिख दिया 2 की पावर 9। ठीक है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है log n की पावर m, मतलब m log m की पावर n। आप इसको लिख सकते हो, इस n को नीचे ले आ सकते हैं, n log m लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर बेस a है तो यहाँ पे भी बेस a रहता है। log m की पावर n टू द बेस a को आप लिख सकते हो n log m टू द बेस a, मतलब इस n को नीचे ले आ सकते हो। तो इस 9 को, ये जो 9 होगा वो नीचे आ जाएगा log 9 log 2। तो ये हो जाएगा 9 log 2 अपॉन log 3 इंटू। अब आप देखो log 9 है ना, 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2 लिख सकते हो। और ये प्रॉपर्टी कहती है log m की पावर n रहे तो आप इस n को नीचे ले आ सकते हो, दैट इज n log m। मतलब इस 2 को आप नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 2 log 3। तो log 9 को लिख सकते हो 2 log 3। उसी तरह से log 4, log 4 को आप क्या लिख सकते हो 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 लिख सकते हो। 2 की पावर मतलब इस 2 को आप नीचे ले आ सकते हो तो 2 log 2। तो ये हो गया 2 log 2 माइनस log 8, log 8 आप 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 लिख सकते हो। और मैंने अभी आपको बताया ना प्रॉपर्टी कि आप इस n को नीचे ले आ सकते हो। अगर रहे log m की पावर n टू द बेस a को आप n log m लिख सकते हो। तो मतलब इस 3 को नीचे ले आओ तो 3 log 2। log 8 को लिख सकते हैं 3 log 2। और log 4 को तो अभी मैंने बताया 2 log 2 लिख सकते हैं। फिर इंटू log 4 को हम लिख सकते हैं 2 log 2 और log 2 को तो एज इट इज। फिर log 4 को लिख सकते हैं 2 log 2 और log 8 को हम लिख सकते हैं 3 log 2। ये हो गया 3 log 2। अब देखो log 2 कैंसिल, यहाँ से भी log 2 कैंसिल, log 2 कैंसिल, log 2 और ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। 9 माइनस 3/2 बचेगा इंटू 2 माइनस 2/3। ये होगा ना। अब आप देखो एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2 इंटू 9 18, फिर इसको इधर तो 1 इंटू 3 3 और फिर इसको नीचे क्या हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 1 2। कैसे एलसीएम लेंगे, इसको इधर 3 इंटू 2 6, फिर इसको इधर 1 इंटू 2 2 और अपॉन में 3 इंटू 1 3। 18 माइनस 3 15, 15 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 6 माइनस 2 4 4 अपॉन 3। ये हो गया 5, ये हो गया 2, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो एक बार